वेलकम अगेन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा साइबर क्राइम एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसको हमने बेसिकली दो पार्ट्स में बनाने की कोशिश की है। इसका पार्ट वन भी है और पार्ट टू भी है। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में आपके इसके दोनों पार्ट मिल जाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट को जरूर देखें। साइबर क्राइम एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। अब बात ये आती है कि भाई साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया के अंदर आजकल बहुत सारी चीज़ें थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू मोबाइल या और अदर मीन्स जैसे एटीएम है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, अ, उसी से परफॉर्म हो रही है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है, दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की पहुंच में इंटरनेट आता जा रहा है, वेबसाइट्स आती जा रही है, यूट्यूब है। तो वैसे ही वैसे धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, रोज न्यूज़पेपर आप उठाइए तो वहाँ पर कोई ना कोई साइबर फ्रॉड से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या हुआ है एक चीज़ के, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो आप कंपटीशन एग्ज़ाम आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कुछ क्वेश्चंस जीके की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने लगे हैं। सीबीएसई ने भी इसे अपने कोर्स में डाला है और करीब 10 नंबर का क्वेश्चंस, 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स इसी टॉपिक से सीबीएसई भी अपने स्टूडेंट से पूछता है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, आईटी लॉ के बारे में जरूर पढ़ाया जा रहा है हर जगह। और आपके एग्जामिनेशन में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप पूरी स्लाइड को पढ़ेंगे, पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो कम से कम आप समझिए बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी आपको और आप समझ पाएंगे कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है और हमें क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिससे हम किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में ना फंसें। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइबर क्राइम इन इंडिया। तो दो तीन बातें आप लोग ध्यान से समझते चले जाइए, बहुत आसान है। उससे आपके सारे मन के क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, साइबर क्राइम क्या है? एनी क्रिमिनल और अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटी जो कानून हमें परमिट नहीं करता। ठीक, एक बात तो यहां समझ में आ गई। डेट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व, जो डेट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व द यूज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। यूज ऑफ किसके? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब आपके सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। आपने देखा होगा कुछ जो कार्ड्स आते हैं, जैसे पेट्रोल पंप के लिए पेट्रो कार्ड अलग से होता है, उसमें एक माइक्रो चिप लगी रहती है गोल्डन कलर की। तो वो सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन आप इसको कैलकुलेटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर और इंटरनेट इज रेफर टू एज साइबर क्राइम। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि कोई भी क्रिमिनल या अनलॉफुल एक्टिविटी आपने की है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का आपने इस्तेमाल किया है, तो वो साइबर क्राइम के अंदर आएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मोटा मोटी एग्जाम्पल से इसे आप लोग समझ पाएंगे। मान लीजिए एक एटीएम है और किसी व्यक्ति ने उस एटीएम कार्ड को मेरे घर से चुरा लिया। एटीएम कार्ड को मेरे घर से चुरा लिया। तो एटीएम कार्ड को चुरा लेना साइबर क्राइम नहीं है। वो आईपीसी की अदर जो धाराएं होती है, आईपीसी जो ऑर्डिनरी आईपीसी है उसके अंदर केस चलेगा।
लेकिन अगर उसने कार्ड चुराया और चुराने के बाद उससे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की या ट्रांजैक्शन कर लिया, तब वो साइबर क्राइम का केस बनेगा। तो इससे आपको क्लियर हो गई बात। साइबर क्राइम तब रजिस्टर होता है जब कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई हो। आपने कंप्यूटर चुरा लिया, आप मेरे घर आए, या किसी व्यक्ति ने, सपोज करो मेरे घर आया, उसने मेरा लैपटॉप लेके चला गया वो, तो लैपटॉप लेके चले जाना ये चोरी का केस है, ये साइबर क्राइम का केस नहीं है। लेकिन मेरे कंप्यूटर से उसने कुछ गलत मैसेज कहीं पर भेज दिया, ये साइबर क्राइम में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट, ये सब आप जानते ही हैं कि बढ़ रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है। जब ये डे बाई डे चीज़ें बढ़ेंगी तो डे बाई डे रिस्क भी बढ़ेगा। अब क्या क्या रिस्क है उसे समझ लीजिए। क्या क्या रिस्क है उसे समझ लीजिए। ठीक, क्या रिस्क है? पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी, आपके डाटा की सिक्योरिटी वायलेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ब्लीच हो जाएगी। ठीक, तो अब ये काम कौन करता है? कभी कभी तो जानबूझ के कौन लोग करते हैं? अटैकर्स करते हैं। अटैकर्स जो होते हैं, सम कॉमन जो साइबर क्राइम के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये टर्मिनोलॉजी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इनके नाम तो लेते हैं, बातचीत भी करते हैं इनके बारे में, लेकिन एक्चुअल में हमें मालूम नहीं होता कि ये है क्या। जैसे हम कहते हैं हैकिंग, तो हैकिंग बहुत सारे, आपने देखा होगा जब भी समाज में बात होती है तो सारे स्टूडेंट्स या बच्चे बात करते हैं कि वो हैकर है, वो एथिकल हैकर है, ये है। लेकिन एक्चुअली हैकर को हम नहीं समझते कौन होता है। क्रैक, ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्रैक, इसको भी हम नहीं समझते। टॉर्जन क्या होता है? नाम तो सुने हैं हमने, लेकिन इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये एक्चुअल में क्या है। वायरस, वायरस का नाम हमने सुना है लेकिन हम बता नहीं पाते। कोई पूछ लेता है हमसे व्हाट इज वायरस, हम चुप हो जाते हैं। कोई पूछ लेता है व्हाट इज फिशिंग, नाम तो लिया है हमने फिशिंग का, लेकिन व्हाट इज फिशिंग पूछ लेता है, पता नहीं रहता। स्पाईवेयर, छोटी मोटी दो चार बातें हम बता पाते हैं उसे। मालवेयर क्या होता है, नहीं बता पाते। अब इस पूरे लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे कॉमन और सबसे पुरानी चीज़ जो कंप्यूटर्स के साथ जुड़ी हुई है वो है कंप्यूटर वायरस। सबसे पुराने टाइम से ये जुड़े हुए हैं, जब से कंप्यूटर का जन्म हुआ है तब से वायरस भी रहते आए हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? मैलिक्यूअस कोड होता है या प्रोग्राम होता है। कोड या प्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानते हैं, जैसे किसी ने पाइथन पढ़ी है, किसी ने जावा पढ़ी है, किसी ने फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस टाइप से बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो अच्छा काम करने के लिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स बनाने का उद्देश्य, एम कुछ अलग होता है। तो वो लोग क्या करते हैं? वायरस बनाते हैं, या वायरस बना सकते हैं। वायरस से होता क्या है? जनरली क्या करते हैं? डैमेज टू डाटा, हमारे डाटा को डैमेज कर देते हैं, फाइल्स को डैमेज कर देते हैं। और किसको डैमेज कर देते हैं? ये सिस्टम्स को डैमेज कर देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज कर दिया। अब कंप्यूटर वायरस जो अटैक करता है वो बूट सेक्टर पर करता है। बूट सेक्टर वायरस थोड़ा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब कर देता है। विंडोज 8 को, विंडोज 7 को, विंडोज एक्सपी को ये खराब कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसलिए ये थोड़ा खतरनाक होता है। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइलों को खराब करते हैं। जो किसको खराब करते हैं? सिर्फ फाइलों को। तो ये क्या करेंगे? अगर इसे एक्सेल की फाइल खराब करनी है तो हमारे कंप्यूटर से एक्सेल की फाइल करप्ट होंगी, बाकी जो फाइलें हैं वो बची जाएंगी। तो ये लेस हार्मफुल होते हैं। तो वायरस जो हैं उनके अलग अलग नाम हैं, उनकी एक फैमिली है, उनकी एक अपनी क्लास है। तो एक वायरस का टाइप होता है, वायरस का टाइप होता है वॉर्म्स बोलते हैं जिसे। और वॉर्म्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में एक वायरस या वॉर्म आया तो वो क्या करेगा? 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। ऐसे करके रेप्लिकेट 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 होते चले जाएंगे। और कुछ समय के बाद देखेंगे वो आपके कंप्यूटर में इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि मेमोरी स्पेस को खा जाएंगे, फाइलों को खराब कर देंगे, आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देंगे। इस टाइप से बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव वर्क वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है अपना क्लोन डेवलप करना। जैसे ये एक वायरस आया, इसका एक क्लोन यहाँ बन जाएगा, ये बन गया, इसका एक क्लोन यहाँ बन जाएगा, ये बन गया। ऐसे क्लोन डेवलप करते हैं, जीरोक्स कॉपी बनाते रहते हैं। ये अपनी जीरोक्स कॉपी, फोटोस्टेट बनाते रहते हैं अपनी ही। टॉर्जन हॉट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होते हैं ये।
ठीक, ये बहुत पुराना वायरस है, बहुत दिनों तक कंप्यूटर्स में रहा। इसका पर्पस क्या होता था? डैमेज करना, डिलीट करना फाइल को, स्लो डाउन करना कंप्यूटर को, अटैक योर ईमेल प्रोग्राम, आपके ईमेल प्रोग्राम में ये अटैक करते थे। तो अगर कोई वायरस के टाइप पूछे आपसे तो पहला टाइप क्या बता देंगे? वॉर्म्स। वॉर्म्स के बारे में पूछे आप थ्योरी में बता दीजिए। वो पूछता है टॉर्जन हॉर्स, तो टॉर्जन हॉर्स भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो क्या काम करता है वो आपको पता लग गया। अब आते हैं एक स्पाईवेयर के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो जैसे बॉन्ड की पिक्चरें देखी हैं, जेम्स बॉन्ड 007, तो ऐसे ही क्या होते हैं, ये किसी पर्पस से बनाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे कोड लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर कोड लिखे जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनका एक पर्पस होता है जासूसी करना। तो स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू स्पाई स्पाई योर एक्टिविटी। स्पाई योर एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी को वॉच करने के लिए लगाए जा सकते हैं। ये आपके डेटा को वॉच करने के लिए लगाए जा सकते हैं। और जब आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके फोटोज़, आपके वीडियोज़, फैमिली फ़ोटोज़, वीडियोज़ जब उस हैकर या क्रैकर के पास चले जाते हैं स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वो आपसे क्या करता है? वो विलिंग टू पे, वो कहता है कि आप इसका पेमेंट दीजिए, मुझे पैसा दीजिए, और तब मैं आपको ये सारी चीज़ें लौटाऊंगा। ये एक तरीके से ऐसे समझिए जैसे हमने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी। पुरानी मूवीज़ देखी होंगी तो वहाँ पे हमने देखा होगा बच्चों को किडनैप कर लेते थे। फिर फ़ोन आता था कि भाई आपका बच्चा हमने किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए लेके, 10 लाख रुपए लेके यहाँ पर आ जाइए। ऐसा पिक्चरों में हमने देखा। तो जो फिरौती मांग, उसे हिंदी में फिरौती बोलते हैं और इंग्लिश में रैंसन बोलते हैं। तो रैंसन मांगते थे वो लोग। तो इसी तरीके का कुछ करते हैं कुछ हैकर्स और क्रैकर्स, इस तरीके के काम करते हैं। तो स्पाईवेयर इज मोस्टली गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर पीसी विदाउट योर कंसर्न। इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपको पता भी नहीं लगेगा। ईमेल के थ्रू भी इंस्टॉल किया जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, आप व्हाट्सएप भी कंप्यूटर के ऊपर चलाते हैं, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन्हें कर दिया जाता है, और इससे जब एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका डाटा धीरे 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 जिसने इंस्टॉल किया है उसके पास आपका डाटा चला जाएगा। ठीक, और वहाँ से वो बाद में आपको क्या करेगा? फ़ोन करके परेशान करेगा। सो नेक्स्ट है एडवेयर। स्पाईवेयर के बारे में समझ गए। अब हम समझते हैं एडवेयर। एडवेयर का मतलब है एडवर्टाइजमेंट। एडवेयर का मीनिंग है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? कि बार बार अनवांटेड एड्स आपको डिलीवर अनवांटेड एड्स, तो एडवेयर होता है। तो अनवांटेड ऐड आते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, जो काम आप करना चाह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर वो नहीं कर पाएंगे। कई बार क्लोज का बटन क्लिक करते रहते हैं, क्लोज का बटन क्लिक करते रहते हैं, वो ऐड वहाँ से गायब ही नहीं होता, बना ही रहता है वहाँ पर। तो एडवेयर होते हैं। अब अगला चीज़ है स्पैमिंग। एक टर्म आता है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग क्या का मतलब होता है? रेफर टू द सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल बाय द आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाई सोर्स। दोनों चीजें हैं, आइडेंटिफाई सोर्स और अनआइडेंटिफाई सोर्स। तो ये स्पैमिंग फिल्टर भी आजकल, आप जीमेल अकाउंट अगर आप यूज़ करते हैं या कोई भी अकाउंट यूज़ करते हैं ईमेल के लिए, तो वहाँ पर एक स्पैम फिल्टर करके फैसिलिटी आती है। तो स्पैम फिल्टर, स्पैमिंग को समझ लेते हैं। स्पैमिंग का मतलब है कि सेंडिंग बल्क मेल, एक साथ 100 मेल 50 मेल आपको भेज दिए। अब सोचिए कि आपको 50 मेल एक साथ आपके इनबॉक्स में आ जाएं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कौन से मेल काम के हैं और कौन से मेल बेकार हैं। ठीक, तो इसीलिए हर एक कंपनी ने अब अपने उसमें अकाउंट में, ईमेल अकाउंट में स्पैम फिल्टर करके फैसिलिटी दी हुई है। तो स्पैम फिल्टर से क्या होता है कि जो अनवांटेड मेल होते हैं, जो अनआइडेंटिफाई मेल्स होते हैं, उनको वो स्पैम कर देता है, रोकने की कोशिश करता है, फिल्ट्रेशन लगाने की कोशिश करता है। अदरवाइज पहले के टाइम में हम लोग परेशान हो जाया करते थे, लेकिन अभी तो फिर भी काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। तो स्पैम फिल्टर्स लगने लग गए हैं। इससे क्या होता है, ये डायग्राम आपको बता रहा होगा कि बहुत सारे 100 200 500 ईमेल आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। एक और साइबर सिक्योरिटी का टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं पीसी इंट्रूशन। पीसी इंट्रूशन, तो पीसी इंट्रूशन का मतलब होता है पोटेंशियल टारगेट फॉर हैकर। हैकर जिसको पोटेंशियली टारगेट कर सके, ठीक, पीसी इंट्रूशन बोलते हैं। एक स्वीपर अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, और पासवर्ड गैसिंग होता है।
ये हैकर्स इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। हैकर्स विच स्वैप ऑल द डेटा फ्रॉम योर सिस्टम। स्वैप का मतलब होता है सफाई करना, झाड़ू लगाना। स्वैप ऑल द डेटा फ्रॉम योर सिस्टम, पूरा डाटा आपके सिस्टम से ले लिया, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके वीडियोस, आपके ऑडियोज, आपके फैमिली के फ़ोटोज़, आप कहीं घूमने गए हैं वहाँ के फ़ोटोज सारे ले लिए उसने। डिनाइल ऑफ सर्विस, ईट अप द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम कम टू द हॉल्ट। अब पता चला उसने क्या किया, पूरी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया, या मेमोरी के पार्टीशन खराब कर दिए, या कुछ सिस्टम फाइल्स चेंज कर दी, तो पूरा सिस्टम आपका कंप्यूटर मतलब काम करना बंद कर देगा, मोबाइल काम करना बंद कर देगा। पासवर्ड गैसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट हैकर्स क्रैक और गैस पासवर्ड ऑफ योर सिस्टम अकाउंट। कई बार हम लोग सोचते हैं, कई बार क्या सोचते हैं हम लोग, पासवर्ड बड़े सरल वाले रखते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पासवर्ड जो फेमस पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी कॉमन पासवर्ड है। कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर एज ए पासवर्ड रख देते हैं, कुछ अपने वाइफ का नाम, कुछ अपने बच्चों का नाम एज ए पासवर्ड रखते हैं, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड रख देते हैं। तो ये पासवर्ड गैस करना बड़ा आसान होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दिनों से या कुछ सालों से गैस कर रहा है तो वो समझ जाता है कि आपका पासवर्ड किस टाइप से है। गैस करना आसान हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स भी हैं जो पासवर्ड को गैस करके बता देती हैं। तो पासवर्ड हमेशा ऐसा रखिए जो बहुत कठिन हो। न्यूमेरिक, अपर लेटर, स्मॉल लेटर्स, नुमेर का यूज़ किया हुआ हो, ऐसा पासवर्ड हो जाना चाहिए। एक और साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है एवर ड्रॉपिंग। एवर्स ड्रॉपिंग, एवर्स ड्रॉपिंग का मतलब है अनऑथराइज मॉनिटरिंग ऑफ अदर्स पीपल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एवर्स ड्रॉपिंग। मतलब मान लीजिए आपका एक फेसबुक अकाउंट है और आप फेसबुक अकाउंट से चैट करते हैं, वीडियो फोटो शेयर करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जो अनऑथराइज तरीके से आपके जो सेंडिंग और रिसीविंग है, जो आप भेज रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, उनको, और जो रिसीव कर रहे हैं वहाँ से उनको अगर मॉनिटर कर रहा है, तो वो टर्म जो है वो टर्म कहलाता है एवर्स ड्रॉपिंग। इन टर्म्स को लिखने का एक पर्पस है। आप कहेंगे इतने सारे टर्म क्यों बताए जा रहे हैं, क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आते हैं। एग्जामिनेशन में एवर्स ड्रॉपिंग आएगा तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से एक आपको सही करना हो। 4 ऑप्शंस में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नौकरी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में आते हैं, रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज में ये एग्जाम ये पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम टर्म बोल तो देते हैं जब हम खड़े होते हैं 2 4 लोगों के साथ, लेकिन हमें एक्चुअल में मालूम नहीं होता कि एवर्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या है। तो अब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक, अब ये है फिशिंग और फार्मिंग। फिशिंग और फार्मिंग, फिशिंग और फार्मिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो हैकर्स हैं या जो अनऑथराइज अनलॉफुल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, सेम डिटो जीरोक्स कॉपी ओरिजिनल की दूसरी फेक वेबसाइट बना लेते हैं। फेक वेबसाइट, जैसे किताब होती है, एक तो ओरिजिनल किताब होती है, आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा लो और मान लीजिए कलर फोटो कॉपी करा ली, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। जैसे करेंसी नोट होते हैं, तो करेंसी नोट में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ओरिजिनल नोट को पहचानने में करेंसी के और डुप्लीकेट नोट को पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही फिशिंग के केस में क्या होता है कि कुछ लोग जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए सीबीएसई है या एनसीईआरटी है, या आप मान लीजिए कि याहू है, गूगल है, उस जैसी बिल्कुल डिटो जीरोक्स कॉपी वेबसाइट बना दी। अब जो एंड यूज़र है, मैं हूँ, आप हैं, और भी जो बच्चे हैं, उनको एक्चुअली में पता ही नहीं लगता कि ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है और डुप्लीकेट वेबसाइट कौन सी है। तो कई बार बहुत सारे लोग, हजारों हजारों लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट के बारे में कई बार आपने सुना होगा कि रेलवे ने रिक्रूटमेंट निकाली, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी ही वेबसाइट दूसरी बनी मिली, लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भर दिया, तो एक्चुअली में रेलवे के पास तक वो फॉर्म पहुँचा ही नहीं। तो उन्होंने बाद में ये कहा कि भाई हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, हमने तो फॉर्म भरा था, पेमेंट भी किया था, फीस भी दी थी। तो फिशिंग का मतलब है कि ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल और वेबसाइट ये बना देते हैं एकदम बिल्कुल। ठीक, तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि ओरिजिनल कौन सी है और डुप्लीकेट वेबसाइट कौन सी है, फेक वेबसाइट कौन सी है।
एक ये है आपका कुकीज़। कुकीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार कुकीज़ का अगर हिंदी मीनिंग मैं बताऊं तो जो हम लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट जो घरों में होते हैं चाय के साथ या स्नैक्स या मॉर्निंग के समय हम लोग लेते हैं, तो वो चीज़ कुकीज़ कह जाती है। छोटे छोटे बिस्किट्स टाइप के होते हैं। अब बात आएगी सर यहाँ पे बिस्किट की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम के टर्म्स बताए जा रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ रहा हूँ कि आप इसे भूलें नहीं इस टर्म को। तो कुकीज़ क्या होते हैं, जब आप किसी वेबसाइट से जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और आप सीबीएसई की वेबसाइट खोलते हैं, तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा और जो सीबीएसई का सर्वर है, सीबीएसई का जो सर्वर है वो आपका सर्वर कहलाएगा। तो यू आर क्लाइंट एंड सीबीएसई इज द सर्वर, दिस इज सर्वर एंड दिस इज क्लाइंट। अब कई बार क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो सर्वर होता है कुछ छोटी इंफॉर्मेटिक फाइल्स आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में स्टोर कर देता है, जिससे कम्युनिकेशन स्मूथ चलता रहे, कम्युनिकेशन स्मूथ चलता रहे क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में। तो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो सर्वर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में स्टोर कर देता है जब आप सर्वर से जुड़ते हैं किसी भी वेबसाइट के। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कुकीज ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स वेब ब्राउजर। ये कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, यूजर के वेब ब्राउजर में, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें जाके स्टोर हो जाता है ये। सम कुकीज डिसअपियर आफ्टर यूजर क्लोज हिज ब्राउजर। कुछ वेबसाइट ऐसी फैसिलिटी देती हैं कि जब क्लाइंट और सर्वर के बीच का डिस्कनेक्शन होगा तो जो कुकीज़ उसने भेजी थी, सर्वर ने जो कुकीज़ भेजी थी वो डिसअपियर हो जाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर केसेस में मैंने देखा है, अधिकतर क्या, ऑलमोस्ट 80% ऐसा होता है कि कुकीज़ आपके, एक बार आप वेबसाइट से जुड़े तो उसकी जो कुकीज़ है, उस सर्वर ने जो आपको एक छोटी सी फाइल भेजी है वो आपके ब्राउजर में हमेशा के लिए स्टोर रहती है जब तक आप क्लियर कुकीज़ नहीं करते। एक तो आपने टर्म पढ़ा होगा क्लियर हिस्ट्री, क्लियर हिस्ट्री, तो जो भी आपने देखा है अब तक वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर कुकीज़ करना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री तो क्लियर कर देते हैं लेकिन कुकीज़ बनी रहती हैं। तो अगर कुकीज़ बनी हुई है तो वहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि आपने पिछले दिनों क्या क्या वेबसाइट्स विजिट की हैं। तो दी अच्छा, ये कुकीज़ का पर्पस क्या है, कुकीज़ हेल्प ट्रैक यूजर्स ब्राउजिंग सेशन। कुकीज़ क्यों होती हैं, ये हेल्प ट्रैक यूजर्स ब्राउजिंग सेशन, लोड इन्फॉर्मेशन फास्टर। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये दो फायदे तो देती हैं। कुकीज़ की हेल्प से क्या होता है कि ब्राउजिंग, आपने क्या ब्राउज़ किया था वो अगर आप दूसरी बार करेंगे, जैसे मान लीजिए पहली बार आप सीबीएसई की वेबसाइट से जुड़े, जब आप दूसरी बार जुड़ेंगे तो जल्दी से जुड़ जाएंगे, इंफॉर्मेशन जल्दी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न बना रहता है, प्राइवेसी कंसर्न बना रहता है। तो दिस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न सेशन डेटा और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को वो ट्रैक कर सकता है, ट्रैक कर लेगा तो उसी के हिसाब से आपको जो अपने एडवर्टाइजमेंट, जैसे आजकल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनमें भी कुछ ट्रैकिंग जैसी फैसिलिटी रहती है कि हमने जिस टाइप के आइटम ब्राउज किए थे पिछले दिनों, नेक्स्ट टाइम जब हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो उसी तरीके के आइटम ये हम लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसके कंटिन्यू हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में चलेंगे। ये तो हमने कुछ टर्म पढ़े पिछले पार्ट में, जिसमें हमने ये देखा कि किस किस तरीके से हमारी साइबर सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है, हमारे डाटा को चुराया जा सकता है। उसके कुछ टर्म थे, पीसी इंट्रूशन था, एवर्स ड्रॉपिंग था, स्पैमिंग था, एडवेयर था, मालवेयर था, वॉर्म्स था, वायरस था। तो ये सारी चीज, ये सारे जितने भी नाम मैंने अभी लिए ये हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब जब मान लीजिए कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ खतरा है तो कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन भी होगा भाई, कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस तरीके से हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव प्रोटेक्शन और दूसरे को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स और एक्टिव प्रोटेक्शन। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ये डॉक्टर्स वगैरह भी कहते रहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारी होने से पहले आप सावधानी बरत लीजिए कि आपको बीमारी ही ना हो। जैसे मास्क लगाना, आज के टाइम में, कोविड के टाइम में मास्क लगाना, घर से कम निकलना, सैनिटाइजेशन करते रहना हाथों की, हैंड्स की, ये क्या है, प्रिवेंशन है, क्योर नहीं है ये प्रिवेंशन है।
प्रिवेंशन का मतलब है कि आप बचे रहेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि चाहे अनचाहे वायरस, स्पाईवेयर या और दूसरे जो वॉर्म्स हैं, हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ गए, तब फिर आप क्या करेंगे? तब आपको फिर जाना पड़ेगा एक्टिव प्रोटेक्शन की तरफ। एक्टिव प्रोटेक्शन की तरफ, तो एक्टिव प्रोटेक्शन क्या होता है? अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, तो एंटीबायोटिक एक तरीके का एक्टिव प्रोटेक्शन है। ठीक, तो एक्टिव और पैसिव प्रोटेक्शन मुझे लगता है आप लोग इतने बात से समझ जाएंगे। तो दो तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के सॉल्यूशंस हैं दो तरीके के। यूज एंटीवायरस, अब ये कह रहे हैं कि एक अच्छा सा एंटीवायरस ओरिजिनल आप खरीद लीजिए, एंटी स्पाईवेयर खरीदिए। तो अगर आप बाजार में जाएंगे तो 600-700 रुपये में एंटीवायरस मिल जाएगा, और कंप्लीट प्रोटेक्शन वाला अगर आप चाहेंगे तो आपको 1100-1200 रुपये में 1 ईयर लाइसेंस का मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। डाउनलोड अपडेट रेगुलरली, अच्छा ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पायरेटेड डलवा लेते हैं। तो पायरेटेड विंडोज़ डलवा दिया आपने, तो उसे आप रेगुलर अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन जो ओरिजिनल विंडोज़ आती है, जिसका लाइसेंस वर्जन होता है आपके कंप्यूटर में, उसमें विंडोज़ ये फैसिलिटी देता है कि आप उस विंडोज़ को अपडेट पे लगा सकते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में आप अपडेट पे लगा लीजिए। तो विंडोज़ में अपने आप में आजकल ऐसी फैसिलिटी आ गई है कि बहुत कुछ वो आपको वायरस से बचा के रख सकता है। तो ये तभी संभव है जब आप ओरिजिनल विंडोज़ पर काम करें या ओरिजिनल विंडोज़ आपके पास हो। बाकी इन्होंने कहा कि अगर आपने एंटीवायरस ले रखा है तो रन फ्रीक्वेंटली फुल सिस्टम स्कैन। आप 10 दिन में, 15 दिन में अपने सिस्टम को क्या कर दीजिए, फुल स्कैन पे लगा लीजिए। इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा। तो रात के टाइम या सुबह के टाइम जब आपको लगे कि 1-1.5 घंटे का अभी सफिशिएंट टाइम है, तो फुल स्कैन पर लगा लीजिए। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड फायरवेल, ये 3 चीज़ें हैं। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे आपके ये होते हैं पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड। हमने देखा है अधिकतर जगहों पे यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होता है। अब एक चीज़ और होने लगी है कि जब भी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो ओटीपी आपके फ़ोन पर भेजते हैं, ओटीपी भेजते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने सिक्योरिटी की एक और लेयर लगा दी, क्योंकि यूज़र आईडी और पासवर्ड तो हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो या किसी ने गैस कर लिया हो, लेकिन ओटीपी आपके फ़ोन पर जाएगा। तो ओटीपी आपके फ़ोन पे जाएगा, तो एक और लेयर इन्होंने ऑथेंटिकेशन की लगा दी है। आप फायरवेल लगा सकते हैं। बड़ी कंपनियां जो होती हैं, हम लोग तो जो सिंगल यूज़र हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं या मॉल हैं बड़े बड़े, जहाँ पर 10-20 कंप्यूटर्स हैं, या आपके, तो वहाँ पर तो क्या होता है, एंटीवायरस से काम चल जाता है। लेकिन जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, या मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑयल मिनिस्ट्री है, या आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ पे कंप्यूटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर एंटीवायरस से काम नहीं चलता, तो वहाँ पर दे आर इंस्टॉलिंग फायरवेल, फायरवेल लगा के रखते हैं। कीप योर सिस्टम अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब है अगर आपके पास ओरिजिनल विंडोज़ है तो उसे लगातार अपडेट करते रहें। डिसेबल कुकीज़, वो कह रहे हैं डिसेबल कुकीज़ अगर पॉसिबल हो, या कुछ समय के लिए कुकीज़ को डिसेबल कर दीजिए, बाद में ज़रूरत पड़े तो इनेबल कर लीजिए। कुकीज़ को इनेबल डिसेबल करना आसान है। कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट, यूज़ इनक्रिप्शन इन ईमेल, बी केयरफुल विद ईमेल, कोई भी फेक ईमेल को खोलने की कोशिश मत कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा लालच हो। इंस्टॉल इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विस, वही इंटरनेट सिक्योरिटी के एंटीवायरस आते हैं, आप उन्हें डलवा सकते हैं। यूज़ प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन। कई बार क्या होता है, जैसे आप वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं और आपको लगता है कि ये फ़ाइल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी इसमें थीसिस लिखी हुई है या मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन जरूर कर लीजिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन जरूर कर लीजिए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट व्हेन अवे, जब आपको लगता है कि आप 10 दिन, 15 दिन या 2 या 4 घंटे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर नहीं होंगे, तो आप उस समय इंटरनेट से डिस्कनेक्शन कर दीजिए। ठीक, टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन, डिस्कनेक्शन कर दीजिए तो ऑफलाइन हो जाएगा। बैकअप ऑल द फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव। आजकल तो बैकअप लेने के लिए क्लाउड भी बहुत सारा स्पेस देते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में ही 15 GB का स्पेस आप लोगों को मिलता है। तो बेटर है कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उनको आप गूगल ड्राइव में बैकअप लेके रख लीजिए। ठीक, और रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, व्हेन इन डाउट
डू नॉट क्लिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इन डाउट डू नॉट क्लिक। आप किसी भी ऐसी चीज पर क्लिक मत करिए, उसे ओपन मत करिए जिसमें आपको डाउट है। और एक इंफॉर्मेशन और मैं दे देता हूँ, जो वेबसाइट्स HTTP पर बनी हुई हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, HTTP से स्टार्ट होती हैं, आप इन्हें कम से कम खोलने का प्रयास करें, इन्हें कम से कम खोलें। और HTTP और जिनके पीछे S लगा है, ये वेबसाइट आप खोल सकते हैं। HTTPS का मतलब है, S का मतलब है सिक्योर, और जहाँ पे HTTP लगा है वो अनसिक्योर वेबसाइट्स है। तो आपके आजकल के जो ब्राउज़र हैं वो आपको वार्निंग मैसेज भी देते हैं कि ये वेबसाइट खोलिए या ये वेबसाइट मत खोलिए। तो अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो खोलिए, अदरवाइज़ मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उसे अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कब कोई वायरस की फॉर्म में, वॉर्म्स की फॉर्म में, हैकर क्रैकर आपके कंप्यूटर में वायरस को डाल देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, हमको आपको पता भी नहीं लगेगा। ये फायरवेल है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जहाँ पर डाटा बहुत सेंसिटिव होता है, डाटा की एक वैल्यू होती है, वहाँ पर फायरवेल इंस्टॉल किया जाता है। तो इंटरनेट फायरवेल इज़ अ डिवाइस। इंटरनेट फायरवेल जो होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, डिवाइस भी हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर, डिवाइस की फॉर्म भी होती है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है, दोनों ही तरीके के हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस और इसको अनवांटेड स्पाईवेयर, सॉफ्टवेयर, मालवेयर, स्पैमवेयर इनको आने नहीं देता। दो तरीके की फायरवेल हैं, एक सॉफ्टवेयर फायरवेल है और एक हार्डवेयर फायरवेल है। तो ये तो आप जानते ही हैं। सॉफ्टवेयर फायरवेल का मतलब है वहाँ पर बहुत सारे राइट्स होंगे, परमिशंस होंगी, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होंगी बहुत सारी। और हार्डवेयर फायरवेल का मतलब है कि ये फिजिकल पीस में होगा, कोई इक्विपमेंट होगा, डिजाइन किया गया होगा, जो फायरवेल की ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। ठीक, सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट मिलने से आपको फ़ायदा ये होगा कि और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर हमने कवर नहीं किए हैं वो आपको दूसरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। थैंक्स ए लॉट।